हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फेडरलिज्म। देखिए, फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पर पावर क्या होती है, स्टेट एंड सेंट्रल यानी कि नेशनल लेवल की भी शेयर होती है। इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। अगर इसी के अपोजिट हम देखें यूनिटरी सिस्टम यानी कि एकीकृत व्यवस्था, तो उसमें सारी पावर किसके पास होती है? सारी पावर होती है सेंट्रल के पास। और फेडरलिज्म में क्या होती है? पावर स्टेट एंड नेशनल यानी कि सेंट्रल के बीच कोऑपरेट होती है यानी कि शेयर होती है। तो इसको बोलते हैं हम फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। अब इसके हम मीनिंग पर, ये वर्ड कहाँ से आया इस पर हम ध्यान देते हैं। ये फेडरलिज्म जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन भाषा के फोडस से निकल कर आया, FODUS, फोडस। इसका मीन क्या होता है? संधि या समझौता। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फेडरलिज्म वर्ड लैटिन भाषा के फोडस से निकल कर आया। और फेडरलिज्म का मीन होता है जहाँ पर पावर स्टेट और नेशनल दोनों में शेयर होती है। अब बढ़ते हैं आगे और इसको समझते हैं आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसी शासन प्रणाली है। इसमें पावर यानी कि सत्ता दो स्तरों पर क्या होती है? दो लेवल पर बटी होती है। फर्स्ट है हमारा केंद्र सरकार और सेकंड है हमारा राज्य सरकार। एक सेकंड। फर्स्ट है हमारा केंद्र सरकार और सेकंड है राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या करती है? पूरे देश के लिए काम करती है, यानी कि पूरी कंट्री के लिए काम करती है। और राज्य सरकार की क्या करती है? वो अपनी सीमाओं के भीतर। फॉर एग्जांपल, इंडिया को अगर हम देखें तो एक जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, पूरे देश के लिए रूल रेगुलेशन बनाती है। और स्टेट गवर्नमेंट है लाइक यूपी, MP, ये सब अपने अपने एरिया में काम करते हैं और अपने अपने एरिया के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन दोनों क्या करते हैं? सेंट्रल प्लस स्टेट, ये क्या करते हैं? दोनों पावर शेयर करते हैं, यानी कि सेंट्रल स्टेट को कोऑपरेट करता है और स्टेट सेंट्रल को कोऑपरेट करते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ बड़े और विविधता वाले देश होते हैं। बड़े और विविधता वाले देश लाइक इंडिया, जहाँ की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं का संतुलन बना रहे। क्योंकि जब बड़े और ज़्यादा जनसंख्या वाले देश होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत सारी विविधताएं पाई जाएंगी, यानी कि वहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग पाए जाएंगे। और वहाँ का क्षेत्र, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको वो डिवाइड करके, यानी कि बड़े लेवल पर सेंट्रल देखेगा और छोटे लेवल पर राज्य उनकी आवश्यकताओं का ख्याल करेंगे और वहाँ पर संतुलन बनाए रखेंगे। अब इसको देखिए, हम समझते हैं इजी वे में। सबसे पहले इनके पास क्या होगा? देखिए, मैंने एक यहाँ पर पिक लगाई है, आप उसे देख सकते हैं। ये देखिए, फीचर ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ पर क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डुअल गवर्नमेंट होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल और स्टेट। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जाता है इसमें। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी कि एकीकृत, यानी कि आज़ाद और निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। डिवीज़न ऑफ पावर होता है जैसे सेंट्रल और स्टेट में। और वाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। तो इसको अब हम समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये आपने देख लिया कि पावर कैसे शेयर होती है स्टेट एंड सेंट्रल के बीच। ये आपने देख लिया कि केंद्र सरकार कहाँ काम करती है और राज्य सरकार कहाँ काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट फीचर पढ़ते हैं, जो कि है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये दोनों सरकारों को, यानी कि सेंट्रल और स्टेट लेवल के सरकारों को, उनके राइट्स देता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर करता है कि आपके कौन से राइट हैं, आप क्या काम कर सकते हैं और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियां हैं, आप उनको कैसे निभा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो भारत का संविधान है वो सभी नियमों को लिखित रूप में निर्धारित करता है। यानी हमारे यहाँ पर जो भी रूल है, जो भी लॉ बना है, वो कैसा है? वो रिटन है। अगर हम वैसे यूनिटरी सिस्टम की बात करें, जो कि मैं आपको क्लियरली मतलब डीपली पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सिंपल सा बता देती हूँ मैं कि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? सारी पावर सेंट्रल के पास होती है और इनके पास क्या होता है? एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर रिटन में कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से, लेकिन फेडरलिज्म में क्या होता है? यहाँ पर एक अपना संविधान होता है, वहाँ पर सब लिखित रूप में होता है। आई होप आपको ये फर्स्ट फीचर समझ आया होगा, लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या होता है? जितने भी कानून और कार्य होंगे वो कैसे होंगे? संविधान के अनुसार होंगे। अगर कोई भी कानून, अब एग्जाम्पल आप देखिए, अगर राज्य में कोई भी कानून या भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है, यानी कि वो संविधान के खिलाफ है, तो वो कैसा होगा? इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्टेट में या सेंट्रल में ऐसा कानून आता है, ऐसा लॉ बनता है जो कि हमारे संविधान में रिटर्न में है ही नहीं, और उससे बहुत सारी चीज़ों की स्वतंत्रता खत्म होती है, तो उससे क्या करेंगे आप? उसे हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको इनवैलिड करार कर देंगे। ठीक, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या रहेगा? संविधान की सर्वोच्चता रहेगी, संविधान सबसे ऊपर रहेगा। जबकि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम में पार्लियामेंट क्या होती है? सबसे ऊपर होती है, यानी संसद की सर्वोच्चता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन जैसे आपने देखा, डिवीज़न ऑफ पावर,
केंद्र एंड राज्य सरकार, ये कैसे होते हैं, इनके राइट्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या है, एक है नेशनल यानी कि सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें जो नेशनल लेवल की लिस्ट होती है यानी कि जो हमारी सेंट्रल लिस्ट होती है, उसमें जो लॉ बनाने का यानी कि कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। स्टेट लिस्ट जो होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट को। अब उसके बाद में जो ये कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना, तो इस पर जो कानून बनाते हैं, कौन बनाते हैं, इस पर कानून बनाते हैं सेंट्रल और स्टेट मिलकर। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है ये संवर्ती सूची, जिसको बोलेंगे हिंदी में। एजुकेशन एक ऐसा विषय है जो दोनों स्तर पर काम करता है, यानी कि दोनों स्तर को कानून बनाने का अधिकार है। यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। बाकी और ऐसे विषय हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, यानी कि दोनों के राइट अलग अलग हैं। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोहरी सरकार प्रणाली। ये क्या होता है, ये भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्वतंत्र हैं यानी इंडिपेंडेंट हैं, अपने अपने एरिया में काम करती हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, अमेरिका में संघीय और राज्य सरकार ने दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर अमेरिका का एग्जांपल है, क्योंकि अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम की तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये देखिए यूएसए में भी पाया जाता है। इंडिया का तो एग्जाम्पल मैंने दिया ही है आपको। उसके बाद ये कनाडा में भी पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, इन जगह पर भी पाया जाता है। लेकिन होता क्या है, यूएसए में जो सेंट्रल है ना, वो स्टेट के समझौते का परिणाम है, यानी कि स्टेट ने समझौता करके सेंट्रल बनाया है। और इसी का अपोजिट अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया का क्या है, सेंट्रल ने स्टेट बनाए हैं। यानी कि यूएसए में हम देखेंगे कि कोई भी स्टेट सेंट्रल से अलग हो सकता है, उसे सेंट्रल की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में क्या होता है, कोई भी स्टेट सेंट्रल से अलग नहीं हो सकता। वैसे ही अगर हम उसकी बात करें यूएसए में क्या होता है, वहाँ पर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेंट्रल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जबकि हमारे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आई होप आपको ये दोहरी शासन सरकार प्रणाली समझ आई होगी, स्टेट और सेंट्रल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। अब ये स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या होती है, ये क्या सुनिश्चित करती है कि संविधान का पालन हो और केंद्र व राज्यों के बीच विवाद को सुलझाए। आपने देखा होगा कभी कभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो होता है, कोई भी विवाद हो जाता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसका जो सॉल्यूशन करती है वो क्या करती है, एक जुडिशियरी करती है। अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो है, केंद्र और राज्य के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कोई भी मैटर होगा तो उसका मतलब बीच का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर क्या होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ये किसी के भी प्रेशर में आकर काम नहीं करेगी, यानी कि ना तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में काम करेगी, ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर काम करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्र न्यायपालिका हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका का क्या ये होता है, यानी संसद के दो सदन होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए यानी कि सेंट्रल लेवल के लिए, दूसरा होता है राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व के लिए यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आप देख सकते हैं जैसे भारत में लोकसभा एंड राज्यसभा, जबकि भारत की जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब अगर हम इसका संसद का हम आर्टिकल देखें, देखिए संसद हो गई है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का जो आर्टिकल है वो है 79, राज्यसभा का आर्टिकल है 80 और लोकसभा का आर्टिकल है 81। याद रखिएगा इसको, संसद 79, लोकसभा 81 और राज्यसभा 80। इन आर्टिकल को याद रखिएगा आप। अब देखिए इसको एक इजी वे में समझते हैं। कैसे, जैसे इंडिया है, इंडिया में केंद्र सरकार है, तो ये रक्षा, विदेश नीति और रेल व्यवस्था को देखती है। यानी कि ये जो तीनों पॉइंट हैं, रक्षा, विदेश नीति और रेल व्यवस्था, इसको कौन देखेगी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अब हम राज्य सरकार की अगर बात करें तो ये किस विषय पर काम करती है, ये करती है पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा को अभी मैंने आपको क्लियर किया कि शिक्षा पर दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों क्या कर सकती हैं, दोनों कानून बना सकती हैं। अब वैसे ही अमेरिका का देखिए, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में होता है कि संघीय सरकार का सेना, विदेश नीति और मुद्रा का प्रबंध करती है। यानी ये किस चीज़ को देखती है, मिलिट्री को देखती है, फॉरेन पॉलिसी को देखती है और वहाँ की करेंसी को देखती है। ऐसे ही वहाँ की स्टेट सरकारें क्या करती हैं, यातायात के कानून के नियम बनाती हैं, स्कूल को देखती हैं, स्थानीय सेवाओं का प्रबंधन करती हैं। तो ये होता है अमेरिका में। अब हम पढ़ते हैं कि फेडरलिज्म के लाभ क्या क्या हैं। फेडरलिज्म देखिए स्थानीय और राष्ट्रीय जरूरतों को संतुलित बनाए रखती हैं, यानी जो भी वहाँ की नीड है उनको क्या करती हैं, ये कंट्रोल करके रखती हैं।
और अगर शक्तियों का बंटवारा होने से प्रशासन में क्या होती है, प्रभावशीलता आती है। अगर किसी राज्य के अपने विशेष मुद्दे पर ध्यान देना हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी है, यूपी में क्या बाढ़ आ गई या सूखा आ गया, तो यहाँ पर क्या करेगी यूपी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है और अपनी कोई भी पॉलिसीज या जो भी कर सकती है वो अपने बल पर कर सकती है। तो ये था फेडरलिज्म का लाभ। अब ये देखिए, जैसे फीचर ऑफ फेडरलिज्म आप समझ गए कि ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल गवर्नमेंट, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, डिवीजन ऑफ पावर एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये एक पिक मैंने डाली है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। अब इसका जो रिप्लाई आप करेंगे वो करेंगे आंसर करेंगे यानी कि कमेंट बॉक्स में कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने दिया है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कोऑपरेट मीन से आप समझ सकते हैं कि स्टेट सेंट्रल को कोऑपरेट करती है और सेंट्रल स्टेट को कोऑपरेट करती है। क्या करती है? स्टेट सेंट्रल को कोऑपरेट करती है और सेंट्रल स्टेट को कोऑपरेट करती है। तो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी कि ये यूनिटरी फेडरलिज्म सिस्टम क्या है। अब इसके बारे में मैं देखिए एक आपको डेफिनेशन बताती हूँ न्यूमैन की। इनका नाम लिखते हैं न्यूमैन। ये हिंदी में थोड़ा हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये मार्कर ऐसे ही काम कर रहा है। न्यूमैन ने क्या बोला है कि जैसे ब्रिटिश संसद को सब संसदों की जननी बोलते हैं, आपने बहुत बार ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि ब्रिटिश संसद संसदों की जननी, वैसे ही उन्होंने संयुक्त यानी कि यूएसए के फेडरलिज्म को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसको मॉडर्न फेडरलिज्म का फादर भी माना जाता है। और यूएसए में 1789 में फेडरलिज्म आया। तो इस तरीके से इसे क्या माना जाता है, फेडरलिज्म का पिता माना जाता है। और ये किसने बोला है? ये न्यूमैन ने बोला है। और याद रखिएगा इसको आदिरस्य राज्य कौन बोलते हैं? आदिरस्य राज्य बोलते हैं। आदिरस्य, एक सेकंड मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड। आदिरस्य राज्य किसने बोला है? आदिरस्य राज्य ये किसने बोला है? ये बोला है केसी वियर ने। इन्होंने और क्या बोला है? अर्धसंघात्मक की परिभाषा भी दी है इन्होंने। और क्या बोला है? इंडिया को क्या बोला है? अर्धसंघात्मक, यानी काशी फेडरलिज्म। याद रखिएगा, ये दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा आप। आई होप आपको फेडरलिज्म क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको PDF चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी और वहाँ पर बहुत सारे डेली क्यूज़ होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।